and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important news articles of different newspapers that came in today's newspaper, that is on 14th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also download our app through Google Play Store, and you can attempt May month's current affairs test that is available on our app free of cost, and you can test your preparation level. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about road connecting Tawang to Guwahati, and this topic is important from our syllabus पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले इस न्यूज़ का बैकग्राउंड समझते हैं. तो देखो, इंडिया ने हाल फिलहाल में प्रपोज किया है एक रोड कंस्ट्रक्शन विथ भूटान, एंड this proposed road will connect Guwahati city with Taiwan that will move via त्रासी गैंग प्रोविंस ऑफ भूटान. तो आप देख सकते हैं कि त्रासी गैंग प्रोविंस ऑफ भूटान जो है वो ईस्टर्न सेक्टर में लाई करता है भूटान के, और इस त्रासी गैंग प्रोविंस से गुजरते हुए एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रपोज किया है इंडिया ने, दैट विल कनेक्ट गुवाहाटी विथ तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश. एंड दिस प्रपोज रोड विल बी बिल्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. और अभी तो जैसा कि मैंने आपको कहा, इंडिया हैज़ प्रपोज्ड दिस रोड प्रोजेक्ट टू भूटान, लेकिन इंडिया इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि भूटान विल अग्री टू दिस रोड प्रोजेक्ट. तो ज़रा समझते हैं कि वाई इंडिया इज़ सो कॉन्फिडेंट अबाउट दिस रोड प्रोजेक्ट एंड भूटान्स कंकरेंस, कि भूटान एक्सेप्ट कर ही लेगा इस रोड प्रोजेक्ट को. तो द आंसर लाइज इन चाइनाज डिस्प्यूट टू ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान. हाल फिलहाल में हमने इससे रिलेटेड एक न्यूज़पेपर आर्टिकल कवर किया था ऑन 6 जुलाई 2020, जहां मैंने आपको बताया था कि कैसे चाइना ने ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान पे लेकर के एक डिस्प्यूट रेज किया है. इसके पहले देयर वाज नो डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड भूटान एज फार एज ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान वाज कंसर्न्ड. लेकिन देन आई टोल्ड यू दैट रिसेंटली एन इंटरनेशनल एजेंसी ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड वांटेड टू इन्वेस्ट इन रिवाइवल ऑफ सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान, जो इसके ईस्टर्न प्रोविंस में पड़ता है. और जब ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता था फॉर रिवाइवल ऑफ इकोसिस्टम ऑफ दिस रीजन, उस टाइम में चाइना ने डिस्प्यूट रेज कर दिया था. चाइना ने एक बार के लिए इस इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक करने की कोशिश की थी. चाइना ने कहा था दिस रीजन सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रीजन एंड एरिया अराउंड इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड भूटान, यानी कि जो ईस्टर्न प्रोविंस है वो चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है, ऐसा कहा चाइना ने. एंड दैट इज़ वाई GEF कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन विदाउट टेकिंग चाइनाज कंकरेंस. तो उसके बाद ऑफ कोर्स चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया था एंड दिस इन्वेस्टमेंट वाज मेड बाय GEF. लेकिन नेवरदलेस चाइना ने एक तरह का कन्फ्लिक्ट, एक तरह का डिस्प्यूट इस ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान को लेकर के ज़रूर रेज कर दिया था. तो अब इंडिया ने प्रपोजल दिया है भूटान को दैट लेट अस बिल्ड अ रोड दैट विल कनेक्ट गुवाहाटी विद तवांग ऑफ इंडिया दैट विल मूव वाया ईस्टर्न प्रोविंस. और why India is confident? Now let us come to this segment, that why India is confident that Bhutan will agree to this proposal. क्योंकि अगर एक बार ये रोड कंस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके बाद इंडिया विल ऑल्सो बी ए स्टेक होल्डर इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान. तो उसके बाद चाइना यूनिलैटरली डिस्प्यूट नहीं कर सकता भूटान के ऊपर, चाइना भूटान को प्रेशराइज नहीं कर सकता. अगर चाइना भूटान को प्रेशराइज करेगा फॉर ईस्टर्न सेक्टर, देन इंडिया कैन कम टू बैक और सपोर्ट भूटान बाई क्लेमिंग कि इंडिया इज ऑल्सो स्टेक होल्डर. तो इंडिया के भी ओपिनियन को लेना ज़रूरी है. तो इस तरीके से नाउ Bhutan will allow India to build this road, and with this India will also become a stakeholder in this region.
And once China pressurizes Bhutan to negotiate about this territory with China, तो in that negotiation Bhutan can invite India also as a stakeholder. क्योंकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, तो इंडिया का भी ओपिनियन मांगा जाना चाहिए. ऐसा क्लेम करके भूटान माइट इन्वाइट इंडिया ऑल्सो एज ए पार्टनर, एंड इन दैट वे इंडिया माइट सपोर्ट भूटान विथ रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्यूट बिटवीन भूटान एंड चाइना इन ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान. तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझें, इफ़ वी सी दिस स्ट्रैटेजी ऑफ इंडिया एंड एनालाइज इट, देन वी विल फाइंड दैट इट इज़ नथिंग बट चाइनाज स्ट्रैटेजी इटसेल्फ. ये चाइना की ही स्ट्रैटेजी है जो अब इंडिया चाइना के ऊपर अप्लाई कर रहा है. देखो, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, जो पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है. और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन से एक तरह का रोडवे और रेलवे प्रोजेक्ट गुजरता है फ्रॉम कासगढ़ ऑफ चाइना दैट कनेक्ट्स दीज रोडवेज एंड रेलवेज प्रोजेक्ट्स. दे मूव थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड दे कनेक्ट टू ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. एंड दिस प्रोजेक्ट ऑफ चाइना इज नोन एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो चाइना ने सरल शब्दों में यहाँ से एक रोडवे और रेलवे बिल्ड करके अपने आप को भी एक स्टेक होल्डर बना दिया है इंडिया पाकिस्तान के इस डिस्प्यूट में. और पाकिस्तान ने जानबूझ करके चाइना को ये प्रोजेक्ट बनाने को अलाउ किया है, एंड दिस प्रोजेक्ट टू बी मूव्ड थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ताकि कभी भी अगर इंडिया पाकिस्तान को प्रेशराइज करे इन ऑर्डर टू हैव कंट्रोल और अक्वायर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, देन पाकिस्तान में इनवाइट चाइना एज ए स्टेक होल्डर. और इस तरीके से एक साइड में इंडिया हो जाएगा, दूसरे साइड में चाइना और पाकिस्तान हो जाएंगे. और चाइना कैन बी इनवाइटेड इन दिस नेगोशिएशन रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिकॉज चाइना कैन क्लेम दैट नाउ इट हैज़ मेड इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन, सो इट इज ऑल्सो अ पार्टी. उसका टेरिटोरियल क्लेम नहीं है, वो इस एरिया को क्लेम नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका चूंकि इन्वेस्टमेंट है, सो इट इज ऑल्सो अ पार्टी और इट इज ऑल्सो स्टेक होल्डर, एंड दैट इज व्हाट इट्स ओपिनियन शुड बी टेकन. तो ये स्ट्रैटेजी लगाई थी पाकिस्तान और चाइना ने इन ऑर्डर टू हैव परमानेंट कंट्रोल ओवर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. अब मोर और लेस द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि पाकिस्तान ने थर्ड पार्टी को भी इंक्लूड करा दिया है पीओके एरिया में. अब इट इज़ नो लॉन्गर ओनली पाकिस्तान इंडिया इशू. और इंडिया ने अब यही स्ट्रैटेजी लगाने की प्लानिंग की है इन दिस ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ भूटान. अब एक बार जब इंडिया यहाँ से गुवाहाटी से तवांग तक के लिए रोड कंस्ट्रक्ट कर देगा, देन नाउ इंडिया विल ऑल्सो बी अ पार्टी टू दिस ईस्टर्न प्रोविंस डिस्प्यूट बिटवीन China and Bhutan, the way China has become a party to this POK dispute between India and Pakistan. और इस तरीके से भूटान का क्लेम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज नाउ इंडिया विल बी इन द बैकिंग टू सपोर्ट भूटान अगेंस्ट डिस्प्यूट विथ चाइना. अब जरा देखते हैं कि ये जो प्रपोज्ड रोड है दैट विल कनेक्ट गुवाहाटी विथ तवांग, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इंडिया को. पहला फ़ायदा है दैट इट विल प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी. ऑफ कोर्स इट विल डायरेक्टली कनेक्ट तवांग विथ गुवाहाटी, सो इट विल रिड्यूस ट्रांजिट टाइम. अब गुवाहाटी से तवांग जाने में टाइम कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी. सेकेंड, इट हैज़ ह्यूज स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस. इस रोड का काफ़ी स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होगा. बीइंग रोड इन द ईस्टर्न प्रोविंस, नाउ इंडियन फोर्सेज और इंडियन ट्रूप्स कैन बी डिप्लॉयड in a very fast manner in order to respond against any चाइनाज मिलिट्री मूव इन ईस्टर्न सेक्टर. आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में ये डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, इसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न सेक्टर दैट इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना. दीज आर सम सेंट्रल सेक्टर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड दिस इज ईस्टर्न सेक्टर डिस्प्यूटेड रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो अब ईस्टर्न सेक्टर में अगर चाइनीज़ आर्मी, आपको तो एक बात तो पता ही है कि मैकमोहन लाइन को चाइना लीगली आइडेंटिफाई करने से मना करता है, और चाइना क्लेम्स एंटायर अरुणाचल प्रदेश एज इट्स ओन टेरिटरी, स्पेशली तवांग. चाइना का मानना है कि तवांग इज़ पार्ट ऑफ तिब्बत, क्योंकि यहाँ पे दलाई लामा का जन्म हुआ था, 6th दलाई लामा का जन्म हुआ था. तो इस हिसाब से चाइना क्लेम्स कि पूरा का पूरा तवांग, इनफैक्ट पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू चाइना. तो चाइना ऑलवेज वांट्स टू कैप्चर दिस एरिया. तो अब जब ये रोडवे बिल्ड हो जाएगा जो कनेक्ट करेगा तवांग को गुवाहाटी से, तो इस रोडवे की मदद से अगर चाइना कभी भी अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करता है इन द ईस्टर्न सेक्टर of boundary between India and China, then Indian troops can also be mobilized at a very fast pace in order to counter the Chinese troops in this eastern sector.
and overall China's claim over Arunachal Pradesh can be neutralized with help of this project. उसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ ऐसे फैक्चुअल चीज़ें भी आई थी जो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको भी एक बार ज़रा देख लेते हैं. ये जो ईस्टर्न सेक्टर है भूटान का, दिस इज़ होम ऑफ यीती और मिगोई ट्राइब्स. चूँकि ये ईस्टर्न सेक्टर अब इस साल न्यूज़ में आ गया तो हो सकता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया जाए. सो याद रखो, यीती एंड मिगोई ट्राइब्स इस एरिया में रहते हैं. उसके अलावा दिस इज ऑल्सो होम टू ब्रोकपास हु आर सेमी नोमैडिक पॉपुलेशन विच माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत इन 14th century to this eastern province of Bhutan. The next article is taken from international segment. It is about Iran dropping India from Chabahar rail project. This article is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. It is also important for political science optional students, especially with respect to paper 2. कल ही मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल कवर किया था जहां मैंने आपको बताया था दैट अ मैसिव डील हैज़ बीन साइंड बिटवीन ईरान and China, and now more or less the figure is also coming out in public domain. अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन about $400 billion will be invested by चाइना इन ईरान. दिस इज़ अ मैसिव इन्वेस्टमेंट. लगभग $500 बिलियन की तो इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व है और $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना क्लेम कर रहा है इन दिस प्रोजेक्ट दैट इट विल इन्वेस्ट इन ईरान. सो इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट. तो कल ही मैंने आपको बताया था कि दो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस किया नहीं है ईरान ने, लेकिन अगला इम्पैक्ट होगा दैट इंडिया विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम चाबहार प्रोजेक्ट्स. और ऐसा ही हुआ है, अगले दिन ही ईरान ने अनाउंस कर दिया है दैट इंडिया विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट. तो जरा देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं. सबसे पहले समझते हैं ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट है क्या. So originally it was a trilateral project between India, Iran and Afghanistan. इन तीन देशों ने मिलकर के ये प्रोजेक्ट अनाउंस स्टार्ट किया था 2016 में व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड ईरान. और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से देखो, मैंने तो आपको ऑलरेडी बताया कि ये चाबहार पोर्ट को इंडिया बिल्ड कर रहा है अलॉन्ग विथ ईरान. और इसका मेन स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस कल मैंने आपको बताया था. द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी विथ अफगानिस्तान इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन पाकिस्तान टू हैव एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान, ताकि हम डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी कर सकें अफगानिस्तान के अंदर और हम अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली सोशली डेवलप कर पाएँ, ताकि अफगानिस्तान वुड नो लॉन्गर रिमेन डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान. और इसके कारण पाकिस्तान वुड नॉट बी एबल टू यूज अफगानिस्तान टू ब्रीड टेररिज्म एंड प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया. ये है पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव इंडिया की रिगार्डिंग इट्स पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान. तो इस कारण से इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कनेक्टिविटी बनाना चाहता है अफगानिस्तान के साथ विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान. इंडिया वांट्स टू बाईपास पाकिस्तान विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान. तो उस कारण से ये प्रोजेक्ट इस पर्सपेक्टिव से दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. इंडिया इज़ ऑलरेडी बिल्डिंग दिस चाबहार पोर्ट. एट द सेम टाइम नाउ अ रेलवे प्रोजेक्ट वाज बीइंग डेवलप्ड दैट वाज टू कनेक्ट दिस चाबहार पोर्ट विथ जाहेदान सिटी ऑफ ईरान. And then from Jahedan we already discussed that a highway will be created जिसका नाम होगा Jaranj Delaram Highway that will provide accessibility to India to Afghanistan. And then further this Jaranj Delaram Highway had been extended to Kabul. तो सरल शब्दों में अब मुंबई से with a ship one can reach to this Chabahar, and from Chabahar one could reach with railway line through this Chabahar Jahedan railway project till Jaranj, and from Jaranj Delaram highway one could reach till Kabul. और इस तरीके से इंडिया की अपनी एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव करने का ऑब्जेक्टिव था विथ हेल्प ऑफ दीज टू प्रोजेक्ट्स, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट प्लस चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट. अब ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस चाबहार रेल प्रोजेक्ट. तो ये रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को अभी के लिए निकाला गया है. चाबहार प्रोजेक्ट जो इंडिया और ईरान साथ मिलकर के बिल्ड कर रहे हैं उससे अभी इंडिया को नहीं निकाला गया है. और जो रीज़न बताया है ईरान ने फॉर ड्रॉपिंग इंडिया दैट दिस प्रोजेक्ट और दिस डील वाज साइंड 4 years ago. 2016 में ही साइन कर दिया गया था इस डील को, लेकिन सो फार देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस. अभी तक 4 सालों में इस
प्रोजेक्ट में कुछ खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, कुछ भी खास इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, और इस कारण से इंडिया को ड्रॉप कर दिया ईरान ने, और ईरान ने कहा कि अब वो इस प्रोजेक्ट को खुद ही डेवलप करेगा। तो अब जरा समझते हैं कि वाई इंडिया फेल्ड टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। 4 सालों में वाई इंडिया कुड नॉट टेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट। द मेन रीजन इज काटसा लॉ ऑफ यूएस। इंडिया ऑलवेज फियर्ड sanctions from US if it gets involved in some developmental project in Iran। तो अब एक बात और हमें समझनी है कि देखो, US had already provided a sanction waiver for India with respect to चाबहार पोर्ट एंड रेलवे लाइन। तो इंडिया को US ने वेवर दे दिया था कि ठीक है, आप चाबहार पोर्ट में और वो रेलवे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ काटसा लॉ। दैट मीन्स चाबहार प्रोजेक्ट और ये रेलवे प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एंड दैट विल नॉट इनवाइट सैंक्शंस फ्रॉम यूएस। ये वेवर इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका था फ्रॉम यूएस साइड, वेवर टू इंडिया फ्रॉम काटसा लॉ फॉर चाबहार प्रोजेक्ट एंड रेलवे प्रोजेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया अकेले तो इस रेलवे प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं कर सकता था। इंडिया नीडेड सम टेक्निकल पार्टनर, सम कंपनीज, सम सप्लायर्स हु कुड हेल्प इंडिया इन डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इंडिया अकेले तो इस प्रोजेक्ट को बिल्ड नहीं कर सकता था। फॉर एग्जांपल, इंडिया वाज इन नेगोशिएशन विद एन इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी दैट इज इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ रेलवे लाइंस, जिसका नाम है बेक्टेल। तो बेक्टेल के साथ इंडिया काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन में था विथ रिस्पेक्ट टू दिस चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट in order to develop partnership with Bechtel in order to develop this project। लेकिन बेक्टेल ने मना कर दिया टू बी पार्टनर ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया को वेवर मिला है फ्रॉम यूएस। लेकिन बेक्टेल को हमेशा से डर था कि अगर बेक्टेल ने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया तो हो सकता है कि यूएस बेक्टेल के ऊपर सैंक्शन लगा दे। सो दैट इज़ वाई मैनी एक्सपर्ट्स, मैनी सप्लायर्स, मैनी टेक्निकल कंपनीज, दे डिड नॉट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ और पार्टनरशिप विथ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस चाबहार जाहेदान रेलवे प्रोजेक्ट। और इस कारण से पिछले 4 सालों में इंडिया इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाया। फॉरगेट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन, इंडिया इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी नहीं कर पाया, और इसी कारण से अब ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया है। एक बात और आपको समझनी है, जैसा मैंने पहले भी बताया, दिस इज टोटल 2 प्रोजेक्ट्स इन ईरान। वन इज अबाउट बिल्डिंग दिस चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के 2 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा जिसका नाम है सा बहस्ती पोर्ट, उसको इंडिया ज्वाइंट रूप से डेवलप कर रहा है अलॉन्ग विथ ईरान। सो दिस प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी देयर, दिस प्रोजेक्ट से इंडिया को निकाला नहीं गया है। द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट इज दिस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाबहार टू जाहेदान, इंडिया हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट ओनली। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सूनर और लेटर इंडिया विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एज वेल। बट एक बार ज़रा और समझते हैं कि जब इंडिया इस रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली ये चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट का भी सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। एज आई टोल्ड यू, द मेजर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडिया वाज टू डेवलप डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान बाईपासिंग पाकिस्तान। लेकिन अब जब ये रेलवे प्रोजेक्ट इंडिया के हाथ से चला गया, अब ये रेलवे प्रोजेक्ट पे मोर और लेस चाइना का कंट्रोल हो जाएगा, तो अब ये सिर्फ प्रोजेक्ट चाबहार पोर्ट को बिल्ड करने से इंडिया को कोई स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला है। सो मोर और लेस ये रेलवे प्रोजेक्ट जब इंडिया के हाथ से जा चुका है तो अब इस चाबहार प्रोजेक्ट का भी सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, एंड सूनर और लेटर इंडिया विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एज वेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ इंडिया। तो ये जो मैसिव डील साइन हुआ ईरान और चाइना के बीच में, $400 बिलियन का मैसिव डील, ये इम्पॉर्टेंट कारण मान रहे हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, खासकर इंडिया के एक्सपर्ट्स। जरूर चाइना ने इंसिस्ट किया होगा ईरान को टू ड्रॉप इंडिया फ्रॉम सम प्रोजेक्ट्स लाइक दिस रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड चाबहार प्रोजेक्ट, एंड सून चाइना विल रिप्लेस इंडिया इन दीज रेल प्रोजेक्ट्स। वैसे तो ईरान ने अभी तक यही कहा है कि नो, चाइना विल नॉट रिप्लेस एंड ईरान विल गो ऑल अलोन इन डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट, बट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट सूनर और लेटर चाइना विल ऑल्सो ज्वाइन, एंड दे ऑल्सो बिलीव दैट चाइना विल रिप्लेस इंडिया फ्रॉम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एज वेल। और इसी कारण से इकोनॉमिक टाइम्स में इस तरह का कार्टून आया है, उसमें
not exactly similar cartoon, but they have said that it seems like China has punched India out of Iran. तो इंडिया का जो भी इन्फ्लुएंस था, इंडिया का जो भी कंट्रोल था ईरान के ऊपर, जो भी फुटप्रिंट था ईरान के ऊपर, दैट हैज़ बीन नाउ डिमिनिश्ड एंड इंडिया हैज़ बीन पंच्ड आउट ऑफ ईरान. दैट इज़ अ मेजर सेटबैक फॉर इंडिया एज फार एज इट्स फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया इज कंसर्न्ड, because Iran was considered to be India's major partner in West Asia. The next article is taken from National segment. It is about Niti Aayog's report to United Nations. This topic is important from our syllabus, paper 3, important international institutions and agencies point of view. इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले समझते हैं अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. दीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और SDG आर टोटल सेट ऑफ 17 गोल्स, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरी दुनिया भर में पॉवर्टी को कम किया जाए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को कम किया जाए और यूनिवर्सल पीस लाया जाए. दीज आर सम बेसिक थीम्स, लेकिन ओवरऑल देयर आर 17 गोल्स अंडर दिस SDG दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 2015 एंड दिस गोल हैज़ टू बी अचीव्ड ओवरऑल बाय 2030. तो 15 सालों में दुनिया भर में ये 17 गोल को अचीव करने का टारगेट है, जिसका नाम दिया है यूनाइटेड नेशन ने SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. एंड ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम विल हेल्प मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन अटेनिंग दीज गोल्स. तो UNDP को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस SDG गोल्स को इम्प्लीमेंट करे दुनिया भर में. ये जो 17 गोल्स हैं इनको आपको याद रखना है. फर्स्ट goal is no poverty, second one is zero hunger, third one is good health and well-being, fourth quality education, fifth SDG goal gender equality, sixth clean water and sanitation, seventh affordable and clean energy, eighth decent work and economic growth, ninth industry innovation and infrastructure, 10th reduced inequalities, 11th sustainable cities and communities, 12th responsible consumption and production, 13th climate change, 14th life below water, 15th life on land, 16th peace, justice and strong institutions, and 17th partnership for the goals. These are 17 goals of SDG determined under SDG goals of United Nations. इससे रिलेटेड ऑलरेडी जो पिछला APSC का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसमें इससे रिलेटेड एक सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है. द क्वेश्चन वाज लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एंड ऑप्शंस वेयर नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, लाइफ बिलो वाटर एंड न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन. उन 17 में से ऐसा कोई भी टारगेट नहीं था. अब करंट न्यूज़ देखते हैं. तो करंट न्यूज़ सेज दैट नीति आयोग हैज सबमिटेड अ रिपोर्ट जिसका नाम है वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट टू यूनाइटेड नेशंस, और इस रिपोर्ट का नाम है, टाइटल है डिकेड ऑफ एक्शन फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल. और इस रिपोर्ट का पर्पस है टू इन्फॉर्म यूनाइटेड नेशन अबाउट इंडियाज़ प्रोग्रेस टुवार्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. इंडिया के क्या क्या प्रोग्रेस हुए हैं टुवार्ड्स दी 17 गोल्स, उस पूरे प्रोग्रेस को इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है. और ये इंडिया का दूसरा ऐसा रिपोर्ट है. इट इज सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू रिपोर्ट सबमिटेड बाय इंडिया टू यूनाइटेड नेशन. और ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जो अपने प्रोग्रेस को यूनाइटेड नेशन में सबमिट करता है. ऑल वर्ल्ड कंट्रीज हु आर मेंबर ऑफ दिस SDG एंड हु आर पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन, वो टाइम टू टाइम उनके क्या प्रोग्रेस हैं रिगार्डिंग अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशन में सबमिट करते रहते हैं, ताकि यूनाइटेड नेशन एसेस करते रहे कि दुनिया भर में क्या प्रोग्रेस हुए हैं रिगार्डिंग अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. The next article is taken from economy segment. It is about use of artificial intelligence in agriculture. This topic is important from our syllabus, paper 4, Indian economy point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्शन किया, जहाँ पे सुंदर पिचाई ने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए, जैसे कि ही मेड एन अनाउंसमेंट दैट गूगल विल कम आउट विथ अ न्यू फंड एंड अ न्यू प्रोग्राम जिसका नाम होगा गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड. इस फंड के अंतर्गत ओवरऑल लगभग 75,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन विल बी इन्वेस्टेड इन इंडिया इन कमिंग 5 to 7 years.
और इस फंड का मेन पर्पस होगा, इस प्रोग्राम का जिसका नाम है गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड प्रोग्राम, इसका मेन पर्पस होगा टू इनेबल अफोर्डेबल एक्सेस टू इंटरनेट। हमारे देश में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाए और डिजिटल डिवाइड कम किया जाए। हाल फिलहाल में मैंने डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड एक आर्टिकल कवर किया था जहाँ मैंने आपको बताया था कि कैसे इस लॉकडाउन के टाइम में जब स्कूल्स कॉलेजेस नहीं चल पा रहे हैं तो कैसे डिजिटल डिवाइड इज़ लीडिंग टू ब्रॉडर poverty. Poor people are getting more poor while rich people are getting advantage of technology and now they have advantage over poor people. तो ये डिजिटल डिवाइड को कम किया जाएगा by providing affordable access to internet. उसके अलावा information for every Indian will be provided in their own language with help of this fund. दूसरा, businesses will be empowered with digital support. जो छोटे छोटे हमारे यहाँ पे businesses हैं उन सबको डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। उसके अलावा देयर विल बी फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और सुंदर पिचाई ने काफ़ी एम्फेसिस किया है। तो ज़रा समझते हैं कि ये तीसरा पॉइंट कैसे इम्प्लीमेंट होगा। इसको समझने के लिए एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अ डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय नीति आयोग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीति आयोग डिफाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए constellation of technologies that enable machines to act with higher level of intelligence and emulate human capabilities of sense, comprehend and act. सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मशीन्स हैं, वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मशीन्स को इक्विप करते हैं कि वो थोड़ा बहुत इंसानों की तरह सोच सके और इंसानों की तरह वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ कर पाए। कैपेबिलिटीज़ टू सेंस, कॉम्प्रीहेंड एंड एक्ट। इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखो एसेंशियल अंतर क्या होता है एक नॉन इंटेलिजेंट मशीन में और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन में, वो जरा समझते हैं। देखो मशीन हम किस लिए बनाते हैं? वाई डू वी मेक मशीन्स? वी मेक मशीन्स ताकि हमारा मेहनत कम हो, हमारे ऊपर वर्कलोड कम हो, हम इंसानों का वर्कलोड कम हो। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मशीन। तो अब जरा समझते हैं कि मशीन्स किस तरह से काम करते हैं। हम इंसानों का मेन तो दो ही एस्पेक्ट है, एक है हमारा फिजिकल एस्पेक्ट जो हम फिजिकल काम करते हैं, दूसरा हम जो मेंटल काम करते हैं। सो दीज आर द टू एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट एंड मेंटल एस्पेक्ट। जो नॉन इंटेलिजेंट मशीन्स हुआ करती थीं या होती हैं आज के टाइम में भी, वो सिर्फ हमारा फिजिकल लोड को या फिजिकल एस्पेक्ट को ही हेल्थ सपोर्ट करते हैं, जबकि जो आजकल आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स आ रही हैं दे आर हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग आवर मेंटल लोड्स एज वेल। इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आजकल आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट वॉशिंग मशीन, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रेफ्रिजरेटर्स, इनका क्या मतलब है? पहले के जो रेफ्रिजरेटर्स होते थे या वॉशिंग मशीन्स होते थे वो हमारा फिजिकल मेहनत या फिजिकल लोड को कम करते थे, लेकिन हमें अपना मेंटल एस्पेक्ट यूज करना होता था कि कब स्विच ऑन करना है, कब बंद करना है, कब कपड़ों को निकालना है, कब सुखाना है। वैसे ही रेफ्रिजरेटर में भी कब इसकी टेम्परेचर को कम करनी है, कब बढ़ानी है, अगर वोल्टेज कम हो गया तो बंद कर देना है, ज़्यादा हो गया तो भी बंद कर देना। ये सारी चीज़ें हमें खुद अपना दिमाग लगाना होता था, लेकिन आजकल ये सब इक्विपमेंट्स खुद ही थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हैं। नाउ दे कैन सेंस, अगर वोल्टेज बढ़ता है या कम होता है तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप को स्विच कर लेगा, अपना टेम्परेचर इंटरनल खुद ही मैनेज कर लेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इस कारण से इनको हम कहते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स। वाई? बिकॉज नाउ दे आर रिड्यूसिंग आवर मेंटल लोड ऑल्सो। पहले जो मशीन्स होते थे नॉन इंटेलिजेंट मशीन्स, दे वर रिड्यूसिंग ओनली आवर फिजिकल लोड। तो अब जरा देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्रीकल्चर में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। वी कैन यूज ड्रोन्स लाइक दिस इन ऑर्डर टू डू क्रॉप सर्विलेंस, और देख लें कि कहीं पे पेस्ट अटैक तो नहीं हुआ है, कहीं पे कोई ब्लाइट अटैक तो नहीं हुआ है हमारे क्रॉप्स के ऊपर। सो दिस वे वी कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देयर कैन बी ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, महिंद्रा ने लॉन्च किया है ड्राइवरलेस ट्रैक्टर इन इंडिया। इस तरह के ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस में यूज हो रहे हैं। मतलब दीज ड्राइवरलेस ट्रैक्टर्स without farmers, they will do the seeding and harvesting process. There will be automatic irrigation system. अब ये automatic irrigation system से water wastage को avoid किया जा सकता है because it will help in effective supply of water. So it will avoid wastage of water. There will be crop health monitoring. So artificial intelligence will help in crop monitoring and avoiding any pandemic in the crops. This will protect farmers against क्रॉप फेलियर। वो पहले ही पता कर लेगा कि कहीं पे वो क्रॉप्स के कलर से
या उनके ओवरऑल टेक्सचर से वो पता कर लेगा कि ये क्रॉप के अंदर कोई इंटरनल डिजीज होने वाला है या क्या, एंड इन दैट वे इन एडवांस फार्मर्स विल बी इन्फॉर्म्ड एंड दिस विल अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ पैंडेमिक इन द क्रॉप्स. सो दिस वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इस तरीके से फार्मर्स को क्रॉप लॉस से बचाया जा सकता है. ऑलरेडी नीति आयोग हैज़ टेकन ए स्टेप in the field of implementation of artificial intelligence in agriculture. 2018 में नीति आयोग ने IBM के साथ एक डील साइन किया था फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट जो काफ़ी बैकवर्ड हैं, वहाँ के फार्मर्स को सपोर्ट किया जाए विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, सॉइल यील्ड बेहतर हो और ओवरऑल एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े और ओवरऑल वहाँ पे हारमनी आए, डेवलपमेंट आए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में. उसके अलावा नीति आयोग ने एक पेपर भी रिलीज़ किया था जिसका नाम था नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस #AI for all. This paper was published by नीति आयोग in 2018, जहाँ पे नीति आयोग ने आइडेंटिफाई किया था द की एरिया जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया इम्प्लीमेंट करेगा. दोज की एरियाज आइडेंटिफाइड बाय नीति आयोग वेयर रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 530 to 532. Topic number 530 is traffic. Traffic is the Wildlife Trade Monitoring Network and is a joint program of WWF and IUCN. Traffic works to ensure that trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. Traffic focuses on leveraging resources, expertise and awareness of the latest globally urgent species trade issues such as tiger, parts, elephant ivory and rhino horn. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 531 is REDD+. REDD+ stands for reducing emission from deforestation and forest degradation in developing countries and the role of conservation, sustainable management of forest and advancement of forest carbon stocks in developing countries. That is REDD+. It encourages developing countries to contribute to climate change mitigation in the forest sector through the following activities. First, reducing emissions from deforestation. Second, reducing emission from forest degradation. Third, conservation of forest carbon stocks. Fourth, sustainable management of forest. And fifth, advancement of forest carbon stocks. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 532 is about RISE program of World Bank, Readiness for Investment in Sustainable Energy program of World Bank. It establishes the framework for better depicting the national enabling environment to attract investment into sustainable energy. RISE is aimed at policy makers who focus on action within their control. Creating this environment is directed by policy makers, the primary constituency RISE aims to influence. RISE supports the achievement of objectives of sustainable energy for all initiative. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of questions that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by you people and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.